आइए चलिए, हम लोग व्यापारिक बैंक के कार्य पढ़ रहे थे। व्यापारिक बैंक के कार्य पढ़ रहे थे। व्यापारिक बैंक के कार्य, नाम सुने व्यापारिक बैंक? उदाहरण दीजिए। हाँ, इसका पहला काम, हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, ठीक है। इसका पहला काम हम लोग देखे जमा स्वीकार करना। पहला काम यानी जो डिपॉजिट है उसे एक्सेप्ट करना, टू एक्सेप्ट डिपॉजिट, जमा स्वीकार करना। आप जो जमा करते हैं वो स्वीकार करता है। लेकिन ये जमा 4 तरह के होते हैं। कल हम लोगों ने देखा बचत जमा खाता। इसके लिए देखिए, कोई भी जमा स्वीकार करना है तो खाता खुलवाना होगा, आपको अकाउंट खुलवाना होगा। बिना उसके, क्योंकि अकाउंट में ही वो जमा करेगा, हर व्यक्ति का अपना अलग अलग। तो बचत जमा एक होता है, दूसरा यानी सेविंग अकाउंट होता है ना, दूसरा है चालू खाता। समझ में आ रहा है कि नहीं? करेंट अकाउंट। तीसरा है सावधि जमा। इसका और क्या क्या नाम था? मुद्दती जमा और मियादी जमा, यानी समय पूरा हो गया, मियाद पूरी हो गई। फिक्स्ड है ना डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट। और चौथा बताए गृह बचत खाता। क्या होता है? हाँ, होम सेविंग या हाउस सेविंग, हाउस सेविंग अकाउंट, ठीक। ये 4 होते हैं। इसको हमने देखा कि ये बचत खाता जो होता है इसमें कई बार आप पैसा निकाल सकते हैं, ऐसा है? नहीं है। बचत खाते में ये होता है कि एक महीने में आप 3-4 बार से ज़्यादा नहीं निकाल सकते। हालांकि कभी कभी बैंक ध्यान नहीं देते हैं, आपको ज़्यादा निकालने की सुविधा दे देते हैं, लेकिन उनके शर्त में होता है, कंडीशन में रहता है कि 3 से ज़्यादा बार आप नहीं निकाल सकते। ज़्यादा निकालेंगे तो फिर चार्ज लेगा, अलग शुल्क लेगा। तो ये है बचत जमा। इसमें आपको 3-4% तक ब्याज भी मिल जाता है ना। चालू खाता जो है, ये खाता वे लोग खुलवाते हैं, ज़्यादातर व्यापारी लोग, क्योंकि इस खाते को खुलवाने से सुविधा हमें ये मिलती है कि हम चाहे जितनी बार महीने में, क्या दिन में भी, एक दिन में भी, चाहे जितनी बार आप निकाल सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। 10 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में आप चाहे जितनी बार निकालिए, खाली अकेला आप दिन भर निकालिए, 1-1 रुपया 1-1 रुपया दिन भर। हाँ, आप थकेंगे, उसका कहा हो तो 10 से 4 बजे तक बैठा है, देगा। तो चालू खाता में यही है कि आप चाहे जितनी बार निकालिए, ये सुविधा रहती है। लेकिन आपको ब्याज नहीं देगा, बल्कि इस सुविधा के लिए, इस विशेष सुविधा के लिए आपसे ही क्या लेगा? ब्याज लेगा, आपसे ही ब्याज लेगा। चाहे जितनी बार निकालिए, लेकिन आपसे ही उल्टा ये ब्याज लेगा, उल्टा शुल्क लेगा। इस सेवा के बदले क्या लेगा? शुल्क लेगा। 24 आवर्स सीख गए हैं। 24 गुणे 4 7 गुणे 30, 24 गुणे 7 गुणे 365 न कर दीजिए। आइए देखिए, सावधि जमा, इसमें बताए ना कि एक निश्चित अवधि के लिए पैसा आपको मिलता है। कल हम समझाए थे, आप एक निश्चित अवधि के लिए पैसा जमा कर सकते हैं। 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल।
हाँ, इसी में एक होता है कि ब्याज के आधार पे हो सकता है आपका पैसा 7 ही साल बाद 2 गुना हो जाए। चक्रवृद्धि ब्याज लगता है ना, क्योंकि आप निकालते थोड़ी हैं, जो ब्याज मिलता है उसी में पड़ा है ना। और इस पैसे को एक निश्चित अवधि के लिए आप जमा कर दिए हैं, तो इस अवधि को, इस पैसे को बैंक बड़े लेन देन में दे देता है और लंबी अवधि के लिए दे देता है। इससे बैंक का बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है, जो लंबी अवधि के लिए आप जमा किए हैं पैसा लंबे दिनों के लिए, क्योंकि इसका उपयोग बैंक बहुत अच्छे से करता है और अच्छा ऋण देता है और ब्याज अच्छा लेता है इस पर। जिसको भी देगा लंबी अवधि के लिए ऋण, आप ही को देगा 5 साल के लिए कर्जा, तो उसका लंबा ब्याज लेगा। गृह बचत खाता क्या है? ये आइए, यही पढ़ाना बाकी था। होता क्या है कि जैसे आपका घर है, आप अपने घर पे हैं, लेकिन रोज बैंक में नहीं जा सकते, जमा करने के लिए बैंक दूर है। और दूसरी बात, आपके पास इतना पैसा भी नहीं है कि बैंक में जाएं तो 20 रुपया जमा करें, 50 रुपया, शर्म लगेगी, है कि नहीं? तो क्या दिक्कत है, घूंघट काट के लाइन में तो लगी रहती हैं, शर्म लगता रहे, अपना घूंघट काट के लाइन में लगे रहे, 50 रुपये जमा करके चले आए। अब जितने का है नहीं आने जाने में समय। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपके घर पे ही बैंक एक गुल्लक दे देता है। ये वाला गुल्लक नहीं पटक दिए फूट गया, वो ऐसा गुल्लक रहेगा, उसमें ताला चाबी रहेगा, मजबूत वाला। पटकिए, चाहे जितनी बार पटकिए नहीं फूटेगा, हथौड़ी से भी नहीं टूटेगा, ताला टूट जाएगा भले, लोहे का रहता है। देखिए, तो इस एक गुल्लक दे देगा और इस गुल्लक में आप पैसा जो भी बचा आपके पास 10 रुपये 20 रुपये आप डेली डाल दीजिए। आज नहीं बचा मत डालिए, कल डालिए। और महीने में जब आपका 1 महीना हो जाए तो गुल्लक ले जाइए, वहीं खोलिए और खोल करके अकाउंट में आपका पैसा वो डाल देगा, है ना। तो जितना पैसा आपका है आप ही गिनिए, अपने अकाउंट पे पर्ची भरिए। नहीं लेता, नहीं लेता है इस गुल्लक का चार्ज, क्योंकि इस बैंक को ही तो फायदा हो रहा है। आप बैंक का तो पैसा दे रहे हैं, वही ब्याज जो उसमें मिलता है। हाँ हाँ, सब वही सुविधा है। तो कहने का मतलब जो इसका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी बचत को जुटाने का बैंकों का तरीका है, वो लेते हैं इस तरीके से, ताकि आपका बचत किसी तरीके से हमें मिल सके, हम उसका इस्तेमाल। क्योंकि बैंक जो ये बचत ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, इसका हमारे आर्थिक विकास में इनकी ज़रूरत पड़ती है और इस धन का उपयोग उद्योगों में, अन्य जगह पे संपत्ति निर्माण में इनका उपयोग होता है पैसे का। सर, ये सभी सारे बैंक में अवेलेबल होता है कि अलग से इसके लिए बैंक होता है? सब बैंक में होता है। आइए, ये आया गृह बचत खाता समझ में। इसके लिए गुल्लक दे देगा, गुल्लक आप अपने घर ले जाइए, जो बचे अपना बचा के उसमें डालते जाइए, 1 रुपये 2 रुपये 10 रुपये, और महीने के लास्ट में ले जाके वहाँ उसके सामने जाएंगे, चाबी से खोलेंगे, आप खुद पैसा गिनेंगे। आप खुद गिनने के बाद अकाउंट भरेंगे, कागज़ मिलेगा, इतना पैसा हम जमा कर रहे हैं, और पैसा और कागज़ दोनों जमा कर देंगे, आपके अकाउंट में पैसा जमा हो जाएगा। ठीक, ये सारी सुविधा है। तो इससे क्या होता है कि जो लोग रोज़ बैंक नहीं जा पाते, जिनके पास बचत ज़्यादा नहीं होती, वो इस तरीके से अपना जमा करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसमें नोट्स में आपके एकत्रित राशि को निकाल कर लिखना चाहिए, लास्ट वाली लाइन में वहाँ निकालना लिखा है, नोट्स में सुधार लेंगे। एकत्रित राशि को निकाल कर संबंधित व्यक्ति के खाते में जमा कर दिया जाता है। ऋण प्रदान करना, आइए अगला काम बैंक का। देखिए, बैंक का तो मेन गुण है ये, अगर ये ऋण न दे तो खुले ही काहे हम पैसा लेके खाली बैठे रहेंगे, या आप जब आइए ले जाइए। तब अगर ऋण नहीं देता, सिर्फ पैसा जमा करता ना, तो आपको ब्याज नहीं देता,
बल्कि आपसे खुद ही पैसा लेता जमा करवाई कि हम इतने दिन से छिपा के रख रहे हैं। हाँ, तो ऋण देता है, अब इसी ऋण के बदले उसे ब्याज मिलता है अच्छा खासा, तो थोड़ा सा आपको भी दे देता है। तो आइए, ऋण प्रदान करना एक बैंक का सबसे बड़ा कार्य है। और कितने प्रकार के ऋण होते हैं ध्यान रखिएगा, बहुत तेजी से पूछ रहा है आजकल एग्जाम में। सबसे नकद साख बहुत तेजी से पूछ रहा है, तो देखिए एक एक करके हम बताएंगे। नकद साख क्या होती है? कैश क्रेडिट क्या होता है? कैश क्रेडिट क्या होता है? आइए देखिए, नगद साख और ऋण ये दोनों समझ जाइए। उधार जो आपको मिल रहा है, जिसको हम लोग लोन कहते हैं, ये दोनों समझ लीजिए, दोनों में अंतर है। लोन और नगद साख में बहुत बड़ा अंतर है। देखिए, जब भी आप उधार लेने जाएंगे तो बैंक आपसे खाता खुलवाएगा। ऐसे नहीं कि उधार दे दा तो अच्छा ठीक है ले ला, ऐसे दे दे, ऐसा कुछ नहीं, खाता खुलवाएगा पहला काम। यानी जिस दिन गए उस दिन मिलने वाला कुछ नहीं है, उस दिन खाता खुलेगा, खाता पासबुक मिलेगा अगले दिन या उसी दिन मिलेगा। आप सारा डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, सिग्नेचर करेंगे, 2 ठो प्रस्तावक भी जो बैंक में पुराने हैं उनका सिग्नेचर होगा कि हाँ हम इनको जानते पहचानते हैं, तब खाता खुलेगा। खुल जाएगा तब पैसा मिलेगा। कौन जाए बैंक में उधार लेने? ये बगलिया में घूम रहे हैं लोग, माँ ढेर सारे पगड़ी उड़ी बांध के घूमते रहते हैं, तुरंत 5% पे आज 10% पे आज तुरंत महीनों में मिले। खाता अदर सिटी में भी खुलवा सकते हैं कि जिस सिटी के हम वहीं खुलवाएं? तो सबका अपना अपना नियम है, ये देखते हैं, हम बाद में बात करेंगे। आपसे तो नहीं पूछ रहे हम। नगद साख बात नहीं, नगद साख और ऋण में अंतर समझ लीजिए। देखिए, पहले बैंक में आप अकाउंट खुलवाए तब आपको ऋण देगा, ठीक है, खाता खुल गया, चाहे ये ऋण लीजिए चाहे ये ऋण लीजिए, दोनों खोल लिए। ए ने इसके लिए आवेदन किया और बी ने इसके लिए, है ना। इसको चाहिए लोन, यही सुना था कि चल बैंक से लोन लेते हैं। ये थोड़ा पढ़ा लिखा समझदार था, रविकांत सर से पढ़ा था, तो वो कहा कि हम नगद साख लेंगे, हम लोन नहीं लेंगे। क्या लेंगे? अरे रविकांत सर एक हैं जो पढ़ाते हैं, अभी पढ़ा रहे हैं। तो नगद साख, कैश क्रेडिट हम लेंगे, हम लोन नहीं लेंगे। तो नगद साख है क्या? जब आपको जितनी राशि उधार चाहिए, चाहे 50,000 चाहिए या 1 लाख, जितना भी चाहिए उधार, ठीक है, आपको 1 लाख उधार चाहिए, तो सिक्योरिटी तो लेगा बैंक ना, तभी उधार देगा, ऐसे नहीं देगा। कोई भी प्रतिभूति लेगा, कुछ भी सिक्योरिटी, मकान का, जमीन का, कुछ तो लेगा, ठीक है। मान लेते जमीन का कार्य ले लिया और आपको ये प्रतिभूति ये ले लिया, अब प्रतिभूति लेकर इहो लेगा, दोनों लोग लेंगे, प्रतिभूति लेकर के ही आपको उधार देंगे, बिना इसके कुछ नहीं करेंगे। नीरव मोदी को दे देंगे, आप ले लीजिए चाहे जितने। उनको दे देंगे। वो कई बार थोड़ा थोड़ा लिया, आदत बनाया, जब देखा कि दे रहे हैं लोग 1-1, 2-2 करोड़, 5-5 करोड़, तो इकट्ठे 40,000 करोड़ लेके भाग गया। तो आज से आप लोग क्या करेंगे? थोड़ा थोड़ा लेंगे, आदत बनाएंगे, जब आदत बन जाएगी तो इकट्ठे 50,000 करोड़ लेके 100 करोड़ लेकर चल तो उस बैंक में नहीं लेंगे, दूसर के वाले में लेंगे। वो देख के जान जाएगा कि क्या करेगा पैसा। तो ठीक है, आप प्रतिभूति जमा किए, उधार लिए 1 लाख, कितना? इहो लिया 1 लाख उधार और इहो लिया 1 लाख, दोनों अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ये जैसे ही अपने अकाउंट में 1 लाख रुपया गया, ये तो मगन हो गए देख के कि 1 लाख तो आ गया, पैसा नहीं देगा हाथ में, बिल्कुल नहीं देगा, आपके अकाउंट में डाल देगा। अब आपको चाहिए पैसा तो लाइन में लग के पर्ची जमा करके आप निकालिए, 2 सिस्टम कर देगा ना, आपके अकाउंट में पैसा चला जाएगा, आपको हाथ में नहीं देगा। अब आपको पैसा लेना है तो फिर पर्ची भरिए और लाइन में लग के लीजिए। दोबारा वाले में होगा क्या लें 1 लाख, ऐसा हाथ में पकड़ा देता तो आप ले लेते।
तो कहा 1 लाख लें, ऐसा करते हैं 10,000 लेते हैं, अभी बाद में लेते रहेंगे, अभी तो टाइम है, पैसा मिल गया ना, मिल गया अब लेंगे। ठीक है, मान लीजिए आप 1 लाख लिए, समझिए बात को, जैसे ही आप 1 लाख रुपया लिए उसी समय आपका ब्याज क्या हो गया, शुरू हो गया। अगर ये 9% पर दिया है तो आप आज जमा हुआ, कल आप पूरा पैसा लौटाएंगे तब भी 9,000 रुपये ब्याज देना होगा। 1,09,000 रुपया कल ले जाकर जमा करेंगे तो कर्जे से मुक्त होंगे। ये मत सोचिए कि 1 साल बीतने के बाद, 1 साल के अंदर तक 9% ब्याज, आज लिए कल है जमा कर दिए तब वो 9% लेगा। ये नहीं कि अरे साल भर का 9%, तो एक दिन को भैया 1% ले ला, बहुत तो हो इतना, कुछ नहीं, कुछ है या भैया नहीं। हाँ, 1 साल बाद जमा करेंगे तो दूसरा साल शुरू हो जाएगा, फिर 9 दूनी 18%, मतलब 9% ही अगले साल का 9%, वो भी इस ब्याज का जोड़ के पैसा। तो समझिए ध्यान से, ये इनका ब्याज शुरू हो गया। भले इसमें से ये 1 को रुपया निकालें, चाहे 10 रुपया निकालें, चाहे न निकालें, ये 40, मान लीजिए 40,000 निकाले, बाकी पैसा नहीं निकाले, लेकिन 1 लाख उधार लिए तो इसलिए पूरा 1 लाख पे इनके 9% के हिसाब से ब्याज देना होगा। ये नहीं कहेंगे कि हम 40,000 निकाले, कुछ नहीं, ले लिए ना उधार, निकालिए चाहे मत निकालिए। लेकिन नगद साख में क्या है, यही सबसे बड़ा अंतर है। आपको 1 लाख दे देगा आपके अकाउंट में, आप जितना निकालेंगे उतने पर ही ब्याज देना है, बाकी पे नहीं। अगर आप 30,000 निकाले तो 30,000 पे ब्याज देना होगा, 70,000 नहीं निकाले नहीं देना है। ये फायदा है इसमें। तो लोन ले रहे हैं तो पूरा निकाल लीजिए, क्योंकि बिना निकाले भी ले लेगा। तो नगद साख लेंगे, आप क्या करेंगे, नगद साख लेंगे, कैश क्रेडिट लेंगे। इसमें क्या है कि आपके अकाउंट में डाल देगा, जितना आप निकालेंगे उतने का ही ब्याज देंगे। 30,000 का 9% देना पड़ेगा, बाकी पैसा का कोई ब्याज नहीं। हम निकलवाए नहीं किए, उसी में था हम, तो ब्याज नहीं देंगे। ये बेनिफिट है इसमें, नगद साख में। आया समझ में? यानी नगद साख खाता खुलवाना। हाँ, लेकिन ये नहीं खोलेंगे, कहेंगे ये कहाँ से, ऐसा नहीं होता, लोन फोन देते हैं हम, लेना है तो ले लो, ऐसे बताएंगे। अच्छा, नहीं खोलते हैं? अब सब खोलते हैं, सब नियम बताते हैं। आइए देख, लंच के टाइम पहुंचिए। इनका फिक्स टाइम वही 2 बजे लंच होता है, एकदम टाइम से। दुनिया का हर काम खाने में जहर मिला। अधिविकर्ष। आइए, एक और ऋण का तरीका, ऋण देखे हम और नगद साख। तो नगद साख क्या है, आपको जितना उधार चाहिए उतना उधार आपको मिल गया आपके अकाउंट में, लेकिन जितना आपने निकाला पैसा वास्तव में उतने पे ही ब्याज देना होगा, सब पे नहीं। लेकिन लोन वाले में, ऋण वाले में क्या होता है कि भले आप निकाले चाहे न निकाले, ब्याज आपको पूरे पे देना है। समझ में आया? ठीक है। तीसरा है अधिविकर्ष। का होता है, जैसे ही पूछता है अधिविकर्ष ना, वैसे ही आए दाएं बाएं ताकने लगते लड़के, क्या है ये? ओवरड्राफ्ट है। ओवर कॉन्फिडेंस वालों के लिए क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं तो यही पूछता है। अधिविकर्ष, ओवरड्राफ्ट, ये है क्या? जैसे आप अकाउंट खुलवाए हैं और आपके अकाउंट में 10,000 रुपया है। कितना है? 10,000 रुपया है टोटल रुपया। लेकिन बैंक आपको आपके आदतों से, आपके अनुभवों से बड़ा खुश है। क्या आदत अनुभव है कि बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं और ये हैं, और पैसा वैसा लेन देन में बड़ा हिसाब किताब, कोई दिक्कत नहीं, कभी आज तक समस्या नहीं हुई। कभी 1 करोड़, कभी 1 लाख, कभी 10 रुपये, वही नीरव मोदी की तरह। ठीक, तो आपको ये सुविधा दे देता है कि आपके अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज़्यादा आप पैसा निकालने की सुविधा आपको दे देगा। यानी आप उससे ज़्यादा चेक काट सकते हैं। देखिए होता क्या है कि जैसे आपके अकाउंट में 10,000 रुपया है तो आपको बड़े बड़े लोगों को चेक दिया रहता है। जिसके पास अकाउंट में ज़्यादा पैसा रहता है उसको चेक की सुविधा मिलती है। 3 लाख। हाँ, 3 लाख 4 लाख से ज़्यादा रहता है तो ये चेक की सुविधा मिल जाती है।
तो उनको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, चेक का अपना कागज पे ही सिग्नेचर कर दिए, पैसा लिख दिए, तुम्हें पकड़ा दिए, तुम जाके ले लो, निकाल लो, निकल जाएगा पैसा। इनको घर से जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इन अधिविकर्ष का मतलब है कि वही जो व्यक्ति जिसका अकाउंट है उसके अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज़्यादा पैसा निकालने की सुविधा दे देता है बैंक। इसी को कहा जाता है अधिविकर्ष, यानी आप उससे ज़्यादा निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके अनुभव और विश्वास पे वो करता है बैंक। ऐसा देख रहा है कि बड़े सम्मानित, नहीं भागे 5,000 के लिए घर द्वार बेच के नहीं भागेंगे, रहेंगे। तो आपको दे दिया 15,000 तक के निकालने की सुविधा। कितना? 15,000 रुपये, 5,000 एक्स्ट्रा, जबकि नियम तो यही है कि जितना अकाउंट में उतने निकाल पाएंगे, लेकिन ये ज़्यादा सुविधा देते हैं। इसी को अधिविकर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या ये जो 5,000 रुपये जो एक्स्ट्रा दे रहा है बैंक निकालने के लिए सुविधा, क्या इस 5,000 का ब्याज ले लेगा वो, कि बस ऐसे ही निकालने के लिए दे दे, फिर आप जमा करो, जब जमा करोगे तो वो अपना 5,000 काट लेगा? ये बैंक वाले बताएंगे, हम नहीं बता सकते। बैंक अपना अपना रेट तय करते हैं अधिविकर्ष पे, मतलब कि वो किस तरह की सुविधा दे रहे हैं वो जानेंगे। बैंकों का काम है, वो ब्याज ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। मेरा क्वेश्चन में गलत होगा होता पूछे। ज़्यादातर अगर ज़्यादा निकालेंगे तो हो सकता है कि आपसे ब्याज लें। मतलब एक तरह से समझिए कि आपको उधार दे रहे हैं, बिना सिक्योरिटी के दे रहे हैं 5,000, ये सुविधा है, लेकिन ब्याज तो ले लेंगे। ब्याज ले लेंगे। हाँ, आइए देखिए, इसके बाद सरकारी प्रतिभूतियों पर भी ये लोग विनियोग करते हैं। एक पैसा कहाँ देते हैं ये लोग? बंद करा। सरकारी प्रतिभूतियों पर विनियोग। विनियोग को क्या बोलते हैं? एक नाम और है, निवेश, इंग्लिश में इन्वेस्टमेंट। आइए देखिए, सरकारी प्रतिभूतियों पर विनियोग का मतलब, यदि बैंक अगर सोचता है कि हम कहीं पैसा लगाएं, उधार किसी को दें, तो एक तरीका उसके लिए सबसे बेहतर होता है कि वो सरकार जो प्रतिभूति दे रही है उसमें लगा दें, क्योंकि सरकार तो कहीं जाएगी नहीं। समझ रहे हैं? तो बड़ा अच्छा तरीका होता है उसके लिए, बैंकों के लिए, कि सरकार जो प्रतिभूति दे रही है, सरकारी ऋण पत्र दे रही है, कोई भी किसान बचत जो भी, उसमें ये पैसा लगा दिए तो इनको अच्छा खासा मुनाफा मिल जाता है और इनका पैसा डूबता भी नहीं। सरकार कहाँ है, वो तो देश का ही है, मिलेगा ही। तो कहने का मतलब सरकारी प्रतिभूतियों पर भी निवेश करते हैं ये लोग, तो एक तरीके का ये ऋण दे रहे हैं सरकार को। किसको दे रहे हैं? सरकार को ऋण दे रहे हैं। समझ पा रहे हैं? हाँ, यानी उनकी प्रतिभूतियां खरीदते हैं और सरकार को ऋण देते हैं। ठीक, विनिमय। अगला, अगर ये समझ में आ गया तो हम समझ जाएंगे कि आप लोग विद्वान आदमी हो गए। और विनिमय पत्रों की कटौती करना, टू कट ऑफ एक्सचेंज बिल। विनिमय पत्रों की कटौती करना, टू कट या कटिंग। विनिमय पत्रों की कटौती करना। पहले तो ये समझिए विनिमय पत्र होता क्या है और ये कटौती क्यों करते हैं। देखिए, हमारे लेन देन में, जो व्यापार में लेन देन होता है, विनिमय पत्र होता क्या है, ऐसे समझिए। विनिमय पत्र का मतलब होता है कि हमने एक वस्तु दे दी, दूसरी वस्तु हमें मिलेगी, उसी का ये लेटर होता है, पत्र होता है, एक्सचेंज पत्र। जैसे समझिए 100 किलो हम आलू बेच दिए,
ए का 100 किलो आलू है, बी को ये क्या किया, बेच दिया, ए बी को बेच दिया, ये बी है, ए ने बेच दिया। ध्यान समझिएगा, 100 किलो आलू, जब ए बी को बेचा तो इसे पैसा मिलना चाहिए ना। मान लीजिए 15 रुपये किलो बेचा तो कम से कम 1500 रुपये तो इसे मिलना ही चाहिए, और ये रुपया देगा कौन, बी देगा 1500 रुपये। लेकिन ये तो और बड़ा वही है, ही ले लिया, कहा अभी पैसा ना, अभी बाद में, ठीक है दे दी। जितने दुकानदार हैं हम देखते हैं उधारे पे आधा दुकानदारी चलता है, इन सबका सामान पहुंचा देते हैं, बाद में पैसा देते हैं। वो बेचारा दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाता है, कहता है अरे कुछ तो पैसा दे दीजिए, इतना दिन का रुके हैं। तो काहे दिए, वो तो अपना बिजनेस चलाने के लिए उधारे दे रहे थे, तो लीजिए। 1500 जितने इधर के दुकानदार हैं वैसे ही करते हैं। हम देखे हैं कि दुकान खोल लीजिए, सामान अपने आप पहुंचा देते हैं, सब उधार पहुंचा देते हैं। हाँ, खाली रूम का किराया देना है बस। आइए देखिए, 100 रुपये 100 किलो आलू 15 रुपये किलो दिया, 1500 रुपये से मिलना चाहिए, मिला नहीं, ये कर रहे हैं, ठीक है बाद में देंगे। तो ये कहा कि कैसे माने, तो ये एक्सचेंज वही लिख दिया एक कागज पे, ऐसे लिखा, देखिए इधर देखिए ध्यान से। दुकान खोलेंगे, लिखोइया पहले समझ लो, दुकान ये खुल जाएगा, ये लिख देगा ये लिख देगा ए को या ए के आदेशानुसार, ध्यान से सुनिए, लंबा सा लिख ही देते हैं, ऐसे लिखा रहेगा, ए को या ए के आदेशानुसार, यानी ए जिसको आदेश देगा, है ना, कहेगा चिंटू को पैसा दे दीजिए तो हम चिंटू को दे देंगे। ए को या ए के आदेशानुसार या धारक को 1500 रुपये 4 महीने बाद दिया जाए, और इस पे डेट पड़ा रहेगा आज 29 जुलाई अप्रैल 2025, 4 महीने बाद मिलेगा। कंपनियों टाइम पे आ जाएगा, ठीक। ए को या ए के आदेशानुसार या धारक को, अगले पेज में पलटेंगे मिल जाएगा, लिखा है। हमको बहुत थोड़ी पढ़ा रहे हैं, बहुत विद्वान आदमी थोड़ी हैं। हाँ, और इसमें लिखा है जिसका प्रतिफल मिल गया है, वहां प्रतिफल कर लीजिएगा, प्रतिकाल लिखा हुआ है, जिसका प्रतिफल प्राप्त हो चुका है, जिसका प्रतिफल प्राप्त हो चुका है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे समझिए पहले, इक्का क्या रहा है, आज का लेटर ये लिख रहा है, यहाँ सिग्नेचर कर दिया बी, एकदम ऐसे लिख दिया अभिषेक, लीजिए सिग्नेचर पड़ गया। अभिषेक मनु सिंघवी भी हैं, बहुत लोग हैं अभिषेक, एक थोड़ी अभिषेक है। यानी ये लिखे हैं, ये इधर देखिए, ध्यान से देखिए, ये लिखे हैं बी, यहाँ बी का सिग्नेचर, इसी से पता चला बी लिखे हैं। और क्या लिखे हैं, लिखे ए को या ए के मतलब ए को पैसा मिलेगा, या उसके आदेशानुसार, हो सकता है ए न जाए, जिसको कहे उनको दे दीजिए। ए कहा कि इनको चिंटू को दे दीजिए, चिंटू को दे देंगे। या धारक को, धारक मतलब जिसके पास एक कागज है उसे धारक कहते हैं, जो वस्तु को धारण किए रहता है वो धारक कहलाता है। तो जो कागज रखा है उसको दे दीजिए, या धारक को 1500 रुपये प्रदान कर दिया जाए, जिसका प्रतिफल प्राप्त हो चुका है। प्रतिफल मतलब ये अलुइया हमें मिल चुका है, ये प्रतिफल है ना, इसके बदले 1500 रुपया के बदले क्या है, आलू प्रतिफल है, ये प्रतिफल मिल चुका है इसे। समझ में आया? तो 15 आलू हमें मिल चुका है, अभी बकाया नहीं है आलू, प्रतिफल मिल गया है। हाँ, 1500 रुपया हम नहीं दिए, इसलिए हम वचन दे रहे हैं कि हम इनको 4 महीने बाद इनको या धारक को या जो भी ये लिया रहेगा हम उसे दे देंगे। अब देखिए 4 महीने बाद इसको जो भी लेके जाएगा, जिस बैंक में इसका बी का खाता है, जब जाएगा ना
तो उसको 1500 रुपये बैंक वाला तुरंत दे देगा, तुरंत दे देगा। ये होता है विनिमय पत्र। समझ में आया? दुकान खोलेंगे तो ध्यान रखेंगे ना, हाँ, अपने हाथ से कुछ न कुछ हमेशा रोज के रोज अपडेट करते रहेंगे, नहीं तो वो अपना चढ़ाएगा तो भुलवा भी देते हैं, कहेंगे 8 बार मिला 2 बार का बाकी है, इतना नहीं याद रहेगा आपको, इतना दिन सामान लेन देन में याद नहीं रहता है, भुलवा देते हैं सब, वो अपने जेब में रख लेते हैं। तो कहने का मतलब ये 1500 रुपये आपको मिल गया, इनको 4 महीने बाद मिलेगा, 4 महीने टाला हो, ये विनिमय पत्र है, एक्सचेंज लेटर है, आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। और वास्तव में ये जो विनिमय पत्र हम बताए ना, ये व्यापारी है बेचने वाला, ये खरीदने वाला, ये किसान है और ये व्यापारी है, ये खरीदा है आलू, तो इसीलिए इसका नाम व्यापारिक बिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो व्यापारिक बिल भी विनिमय पत्र ही होता है। तो जो व्यापारिक बिल होता है वो व्यापारी अपने व्यापार में लेन देन में उपयोग करते हैं, तो ये व्यापारी है भी इसलिए उपयोग किया, ठीक। ये है विनिमय पत्र। लेकिन अभी कब मिलेगा? अप्रैल चल रहा है, मई जून जुलाई अगस्त, वो भी कौन सा अगस्त? 29 अगस्त के बाद, जब भी जाएंगे बैंक में मिल जाएगा। लेकिन इनको तो खलबली मची है। एक का नाम क्या है जानते हैं? मोहन है। क्या नाम है? मोहन, मोहन लाल, चलिए लिख देते हैं, मोहन लाल है, ठीक है, मोहन लाल। मोहन लाल मान लीजिए सामान बेच के फंस गए, अच्छा ठीक है, उस समय तो दिमाग में था चलिए 4 महीने बाद ले लेंगे, ध्यान समझिएगा। लेकिन इनको चाहिए अब पैसा, पैसा है नहीं। तो आपको पता है ये जो पत्रवा दिया है वो ना, ये पत्र बड़ा काम का है, ये विनिमय पत्र है। ये विनिमय पत्र जब बैंक में ले जाएंगे ना, तो बैंक आपको जिस बैंक में भी ले जाएंगे, किसी भी बैंक में, तो ये विनिमय पत्र दे करके आप पैसा ले सकते हैं। लेकिन जिस बैंक में जाएंगे, मान लीजिए गए किसी भी बैंक में, एक बैंक बताए थे ना, मोदियाना बैंक, कौन सा बैंक? वो तो चोरी वाला बैंक है। एक बैंक है मोदियाना बैंक। इस बैंक में आप गए और जैसे ही आप इस बैंक में गए तो उस समय डेट क्या थी? 30 हो जाएगा। मान लीजिए 29 मई है। क्या है? 29 मई 2025, 1 महीने बाद गए थे आप, आपको पैसा चाहिए, क्योंकि आपको पैसा मिलेगा 29 अगस्त के बाद, अभी नहीं मिलेगा। लेकिन आपको चाहिए पैसा, इसलिए बैंक में गए, वो आपका विनिमय पत्र ले लेगा और ले करके 3 महीने बाद ना उसको पैसा मिलेगा। जिस भी बैंक से इनका पैसा निकालना है वो निकाल लेगा, क्योंकि वो धारक बन गया अब ना, तो जिसके पास रहेगा वो पैसा निकाल लेगा, लेकिन 3 महीने बाद निकालेगा। आपको पैसा ही दे देगा, लेकिन पूरा पैसा नहीं देगा, 3 महीने का ब्याज काट के पैसा दे देगा। मतलब आपको ये समझिए 1500 रुपया मिलना चाहिए आपको, हाँ 1450 रुपये दे देगा। नहीं, 3 महीने का है ना, हाँ लगभग 1450 रुपये आपको देगा। तो 3 महीने का ब्याज काट लिया हो, अब वो यही मुनाफा कमाया, और 3 महीने बाद जब उस बैंक में जाएगा तो 1500 ले लेगा, 50 रुपये का फायदा हुआ उसको। लेकिन आपको भी तो फायदा हुआ, पैसा मिल गया। नहीं तो इंतजार करिए, 1500 चाहिए तो 3 महीने। समझ पा रहे हैं? तो यही है विनिमय पत्रों की कटौती। ये क्या है? तो विनिमय पत्र की बैंक कटौती करते हैं। कोई भी विनिमय पत्र ले आइए, उसका पैसा उसमें से कुछ काट के आपको पैसा दे देंगे। क्यों काटेंगे? क्योंकि उसको तो पैसा मिलेगा अभी 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने, 10 महीने बाद ना, तो उतने पहले आपको दे रहे हैं तो उसका ब्याज उतने दिन का काट लेंगे। समझ पाए आप? तो ये सुविधा भी बैंक देते हैं। ये मत सोचिए कि जिस बैंक में है उसी बैंक में, देखिए बहुत लोग कंफ्यूजन में होते हैं, जिस बैंक के नाम से लिखा है उसी बैंक में जाके हम, या जिस बैंक में इसका खाता है उसी बैंक में, नहीं, किसी भी बैंक में आप जा सकते हैं। क्योंकि ये जो बैंक है ना, मोदियाना बैंक, जिसमें उसका अकाउंट है उससे जाके पैसा ले लेगा ना। बैंक का लेन देन होता है, बीच में चेक का लेन देन होता है आपस में। बैंक का नाम चेंज कर दीजिए सर,
ठीक है, ये आया समझ में कि नहीं? आ गया सर। व्यापारिक बिल भी समझ में आया? व्यापारिक बिल की परिभाषा एक लाइन में समझ लीजिए। व्यापारिक बिल वह बिल होता है, एक प्रकार का पत्र होता है जिसमें व्यापारी अपने लेन देन के लिए उपयोग करते हैं। इसमें जो व्यापारी किसी से सामान लिया रहता है उसके बदले कुछ दिन बाद पैसा चुकाने का वचन देता है ना? देखिए, कुछ दिन बाद पैसा चुकाने का वचन देता है और पैसा कुछ दिन बाद मिलेगा, यही है व्यापारिक बिल। तो विनिमय पत्र हुआ, वो भी इसी तरह होता है, और व्यापारिक बिल भी विनिमय पत्र का एक उदाहरण है। तो आपको पैसा मिलेगा, लेकिन अभी बाद। आइए, साख निर्माण आप लोग को बोले थे कि जब हम पढ़ाएंगे बैंकिंग तो वहाँ डिटेल में समझाएंगे, और इसका बहुत बड़ा गुण है बैंकों का, साख निर्माण या साख सृजन। एग्जाम में आता है आप लोगों के क्रेडिट क्रिएशन। ये मत सोचिए क्रेडिट मतलब होता है पैसा है हमारे पास, नहीं। क्रेडिट मतलब होता है ऋण, उधार, साख। लोग कहते हैं तोहार क्रेडिट हो यहाँ, मतलब आपको उधार दे पाएंगे हो। क्रेडिट का मतलब यही हुआ। लोग कहते हैं ना कि आपकी क्रेडिट है यहाँ, क्रेडिट का मतलब यही है कि आपको उधार देंगे, साख है आपकी, आपको उधार मिलेगा। लेकिन इसका अर्थ अलग लगाते हैं लोग। क्रेडिट मतलब बहुत पहुंच, मार जाएंगे तुम्हारा रसगुल्ला रसगुल्ला खिलाएंगे लोग, ये क्रेडिट। आइए देखिए क्रेडिट क्रिएशन क्या है। बताया ना कि व्यापारिक बैंक ही है जो साख निर्माण कर पाते हैं। दुनिया में कोई भी, चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो या लक्ष्मी जी खुद हो, क्रेडिट क्रिएशन नहीं कर पाती है। कौन करता है? बैंक। कैसे करते हैं? क्योंकि अकाउंट खुलवाते हैं। और कैसे करते हैं हम बताए थे, आइए देखिए। ये है बैंक। बैंक में जब आप पैसा जमा करते हैं, ध्यान दीजिए, आप जो पैसा जमा किए उसे प्राथमिक जमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जाके यहाँ स्टोर हो गया पैसा। ए ने पैसा जमा किया, कितना जमा किया? 5। चलो ही नहीं बतिया, 5,000 जमा किया। बैंक क्या करेगा? इसी 5,000 बाकी लोग भी जमा करेंगे, अभी नहीं के भरोसे नहीं रहेगा, लेकिन उदाहरण बता रहे हैं कि ये जो जमा किए इससे बैंक का कुछ नहीं हुआ, ये पैसा यहीं पड़ा रहा है, निष्क्रिय पैसा है। प्राथमिक जमा को क्या कहते हैं? निष्क्रिय जमा। क्या कहते हैं? ये निष्क्रिय जमा है, इसका कुछ नहीं हो रहा है, ये यहीं पड़ा है। असली एक्टिव अब सक्रिय तो बैंक करेगा उसको, जवन सक्रिय करेगा। देखिए अभी 5,000 इसको मिला, अभी बी को क्या काम करेगा? इसी 5,000 से अपने यहाँ कुछ एसएलआर रख लेगा। याद आ रहा है एसएलआर? कुछ निश्चित पैसा, कुछ निश्चित नकद अपने पास रखना पड़ता है, वो भी निश्चित प्रतिशत के रूप में। अगर 5% है तो 100 रुपये का 5 रुपया, 1,000 का 50 रुपया और 5,000 का 250 रुपया उसे रखना पड़ेगा, अगर 5% रेट है तो। यानी 250 रुपया अपने पास रखा, 5% है मान लेते हैं, तो 250 अपने पास रखा। प्राथमिक जमा का ही रखता है बस, उसके बाद कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसके बाद कोई जिम्मेदारी नहीं। 250 अपने पास रखा, और CRR यानी बताए थे कैश रिजर्व रेशियो, आरक्षित नगद अनुपात RBI के पास रखना होता है। तो मान लेते 6% यहाँ रख दिया, तो 3,000 वहाँ रख दिया, कितना? 300।
तो कुल अगर इतना रख दिया तो उसके पास बचा कितना पैसा? ये 550 रुपये इधर हो गया। हाँ, 4450 रुपया बचा। ये क्या काम करेगा? इसमें से मान लेते हैं कि 450 रुपया छोड़ दीजिए, 4000 उधार दे देगा। क्या करेगा? 4000 इनको उधार दे देगा। बी को चाहिए उधार, पहुंचे हैं, दे देगा। ऐसे ही फिर सी को भी उधार दे देगा, मान लेते हैं 3500 दे दिया। फिर डी को भी दे देगा 3000, क्योंकि इसे पता है इनको 4000 जो दिए हैं ये तुरंत नहीं निकालेंगे, या हो सकता है कि 10 लोगों में एक लोग तुरंत पूरा पैसा निकाल लें, लेकिन ऐसा एक ही लोग करेंगे ना, 2 लोग, सब लोग नहीं करेंगे। ये कुछ पैसा निकालेंगे, अकाउंट में देख के मगन हो जाएंगे। इनको उधार ऐसे ही थोड़ी देगा, बताए थे ना, अकाउंट खुलवाएगा, खाता खुलवाएगा, पासबुक देगा, उस पासबुक पे चढ़ाएगा। इनको पासबुक पे जैसे चढ़ेगा जान जाएंगे 4000 मिल गया, पैसा नहीं दिया, पैसा तो अपने पास रखा है, ये पासबुक देख के मगन है खाली दिन भर। 4000 मिला, जब उठ रहे हैं तब देख रहे हैं पासबुक हुआ है 4000, आओ ठीक है, मगन है। कभी मन किया तो 500 निकाल लिए, बाकी वैसे ही पड़ा है। वो अनुभव से जानता है कि पूरा पैसा नहीं निकालेंगे, तब तक दूसरे को दे दें, वो बेचारा अभी खड़ा है, लाइन में लगा है, उसको दे दें हम। ये जब निकालेंगे तब तक कल फिर आ जाएगा कुछ पैसा ना। एक तो यूँ लाइन में लगी है अगवा शांति, सी डी ई एफ, कई लोगों को बांट दिया, और आप देखेंगे ऐसे ही बांटता चला जाता है। और इसी 5000 से वो कितना पैसा बनाया बताइए? 5000 से लगभग ही 25000 बना लिया, 25000 रुपया बना लिया, समझिए। अब आप सोचिए, आप नहीं कर पाएंगे। आपको 5000 रुपया मिलेगा तो आप तो तुरंत 5000 है तो 2000 इनको दे देंगे, 500 और किसी को टॉफी खाने के लिए 50 पकड़ा देंगे, खत्म। आप ऐसे मत करिए। आप क्या करिए, खूब ढेर सारा अकाउंट रखे रहिए। पैसा चाहिए, ठीक है, 500 रुपया उसके अकाउंट को एक चेकबुक पकड़ा दीजिए, पैसा मत दीजिए, गुस्सा आके फेंक देगा कि हमें तुरंत चाहिए ना, तो आप तो कर नहीं पाएंगे। आप 5000 है तो 5000 ही उधार बांट पाएंगे, लेकिन ये बांट देगा। और जान रहा है भारत की जनता खाली लेने के लिए आतुर रहती है, परेशान रहती है। जब मिल जाता हाथ में ना एकदम खुश हो जाते, मगन, पैसा तो आई गलत चाहिए, जो निकाल ले, ठीक। तो यही हाल है, 25000 उधार बांट दिया। अरे पहले ये लोग बहुत ज़्यादा बांट देते थे, समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा है। यो पैसा जो रखा है ना, ध्यान से सुनिए, ये रखा नहीं रहता तो यो बांट देते, लेकिन ये नियम बनाया कौन? आरबीआई, कि मान लीजिए पूरा उधार बांट दिए और सचमुच में ये आ गया अपना पैसा लेने, तो अपने अकाउंट में ही रखे हो, कम से कम दे तो देवे। तो नगद अपने पास रखना है, इतना फिक्स है। बाकी लोगों का रखे हो, निकाल के दे तो दोगे, पता चला कि जो रखा है नगद वो बांट दिया, बक्सा खाली। तो इसीलिए नगद रखना जरूरी है, इसीलिए नियम बनाया कि वापस न जाना पड़े जो जरूरतमंद है, समझ रहे हैं, इसीलिए ये नियम बना है SLR का और CRR का। और CRR इसलिए रखता है कि RBI को पता रहता है, इसी से बैठे जोड़ घटाना कर लेता है कितने लोगों का कितना पैसा जमा है कि नहीं, उसमें हेरा फेरी तो करेंगे नहीं। तो ठीक है, साक्ष्य निर्माण कौन कर पाता है? ये बैंक का सबसे बड़ा गुण है ना, इसी को कहा जाता है साक्ष्य सृजन। मतलब साक्ष्य सृजन किसे कहते हैं, एक लाइन में समझिए। साक्ष्य सृजन यानी साख का निर्माण, यानी उधार बांटना, यानी जो जमा बैंक में है उसे प्राथमिक जमा कहते हैं। तो प्राथमिक जमा से द्वितीयक जमा का निर्माण करना ही साख सृजन है, या फिर हम अभी समझाएंगे उसका मतलब, या फिर बैंक द्वारा जो जमा उसके पास है उसी जमा से उससे अधिक उधार बांटना ही क्या है? साख सृजन है। जितना जमा उसके पास है उसकी मात्रा में उससे अधिक उधार देना ही क्या है? साख का सृजन है। 5000 मिला लेकिन 30000 उधार बांट दिया, 25000 बांट दिया, यही है साख सृजन। ज़्यादा बांट दिया, ये यही कर पाया। 4 देखिए 20000 एक्स्ट्रा कर दिया। अब यहीं पे एक टर्म सीख लीजिए, हम सिखा देते हैं, बस छोड़ देते हैं। प्राथमिक जमा पूछता है क्या है?
और द्वितीयक जमा। प्राथमिक जमा तो जो हम जाते हैं जमा करने के लिए वो है। प्राथमिक यानी प्राइमरी डिपॉजिट है ना, और दूसरा सेकेंडरी डिपॉजिट, द्वितीयक जमा। ये है क्या, समझिए। बस हो गया। जो व्यक्ति पहली बार बैंक में पैसा जमा करता है उस जमा को प्राथमिक, यानी बैंक जो पैसा नगद ले रहा है किसी से, वो पहली बार जो उसके पास आया वो प्राथमिक जमा है। जैसे आप पहली बार खाता खुलवाए, पैसा डाले 5,000 प्राथमिक, फिर 4 महीने बाद फिर 4,000 डाले, वो प्राथमिक। जितना पैसा आप डालते जा रहे हो क्या है, प्राथमिक जमा। लेकिन ये प्राथमिक जमा को निष्क्रिय जमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसका कोई रोल नहीं है, वो एक्टिव नहीं है, डीएक्टिव है। एक्टिव नहीं है, डीएक्टिव है, मतलब वो निष्क्रिय जमा है, उसका कोई रोल नहीं है, सिर्फ पड़ा है। लेकिन जब वही पैसा बैंक सबको उधार देता है, तो जब वही पैसा उठा के उधार दिया तो उसी को कहते हैं द्वितीयक जमा। क्या कहते हैं, द्वितीयक जमा। और अकाउंट खुलवा के देगा, इसे नहीं देगा, द्वितीयक जमा कहते हैं। और द्वितीयक जमा को ही एक्टिव जमा या सक्रिय जमा कहते हैं, क्योंकि यही तो सक्रिय हुआ, इसी से तो मुनाफा होगा बैंक को। तो क्या समझे आप, प्राथमिक जमा समझ पाए, द्वितीयक जमा भी समझ पाए, निष्क्रिय जमा किसे कहते हैं वो भी जान गए, सक्रिय जमा, ठीक। बाकी चीजें हम लोग कल जानेंगे। और साख जमा में एक शब्द किन्स ने कहा था, बताए थे ना, किन्स बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कहा था, एक शब्द कहा था, आपको पता है, ऋण जमा की संतान है और जमा ऋण की संतान। हाँ, ये कैसे, दोनों एक दूसरे को बेटवा, और जमा ऋण की संतान है। ये हम समझा देंगे तो आप भी बता दीजिएगा, और कल फिर पूछेंगे, समझा के भेज रहे हैं एक लाइन में। बोला ऋण जमा की संतान है, मतलब जब आप जमा करते हैं तभी तो बैंक ऋण बांटता है, तो जमा करने से ही तो ऋण पैदा होता है। ऋण किसका संतान है, जमा। आप जमा करते हैं तब तो ऋण बांटता है, ठीक है, उसी का जन्म हुआ ऋण का। और जमा ऋण की संतान है, मतलब पहले तो ठीक है, ऋण जमा की संतान है, यानी आप जब जमा किए तभी ऋण पैदा हुआ। और जमा ऋण की संतान है, जब आप ऋण लेते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, तो ऋण लेते हैं तो आपके अकाउंट में वो पैसा जमा करता है। जमा ऋण की संतान है, यानी जब आप ऋण लेते हैं ना, ऋण लेते हैं तो उसी का जन्म होता है जमा में। मतलब जब आप ऋण लेते हैं तो ये अकाउंट में आपके पैसा डालता है, यानी जमा करता है। तो दूसरे लाइन का मतलब यही है कि जब आप ऋण लेते हैं तो आपके अकाउंट में पैसा क्या करता है, जमा करता है। तो इसीलिए जमा जो है, ये जो जमा हुआ अकाउंटवा में आपके, वो ऋण की ही तो संतान है। आप कर्जा लेने गए तब तो आपके अकाउंट में पैसा जमा हुआ ना। कल पूछेंगे, यहीं आके बताना होगा, सबका 1-1 मिनट का रिकॉर्ड होगा, ठीक। आज यहीं तक।